जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 10 जिसका नाम है संविधान का राजनीतिक दर्शन। अभी तक हमने इस चैप्टर में सारी बातें समझ ली हैं हमारे संविधान के संबंध में। अब हम चल रहे हैं आखिरी तरफ इस अध्याय के, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं प्रक्रियागत उपलब्धि, हमारे संविधान की प्रक्रियागत उपलब्धियां क्या है। फिर उसके बाद आलोचना करेंगे अपने संविधान की। सवाल उठाना बहुत जरूरी है, सवाल पूछना बहुत जरूरी है एक लोकतांत्रिक समाज के लिए। तो आइए समझते हैं प्रक्रियागत उपलब्धि को। ऊपर बताई गई 5 केंद्रीय विशेषताओं को हमारे संविधान की आधारभूत महत्व की उपलब्धि कहा जा सकता है। जो हमने 5 चीजें पढ़ी, ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। फिर से सुन लेते हैं वो 5 चीजें क्या हैं जिन्हें भारत का संविधान अपनी उपलब्धि कहता है। पहली है व्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है सार्वजनिक न्याय, तीसरा है विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान, चौथा है धर्मनिरपेक्षता और आपका 5वां है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इन्हें माना जाता है कि ये भारत के संविधान की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं, और सच में है भी, क्योंकि इन्होंने भारत के संविधान को एक ऐसा संविधान बनाया है जो अपने नागरिकों की अपेक्षाओं को पूरा करता है। ये भारत के संविधान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है कि वो अपने नागरिकों की इच्छाओं की पूर्ति करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। ये बात बहुत अच्छी है, ये भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक मानी जा सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ उपलब्धियां प्रक्रियागत भी हैं, और वो क्या है आइए समझते हैं। अव्वल तो यह कि भारतीय संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श में है। मतलब हमारे संविधान का प्रमुख विचार ही यही है कि हर समस्या का समाधान चर्चा से होना चाहिए, विचार विमर्श से ही हर समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। किसी भी समस्या के निदान के लिए हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़ाई किसी के लिए अच्छी नहीं होती, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष। ताकतवर चाहे लड़े, ताकतवर को भी नुकसान उठाना पड़ता है कमजोर से लड़ने के लिए। गरीब अगर गरीब को मारता है तो अमीर को भी नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब को नुकसान होगा। गरीब के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अमीर के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। तो आप समझ लीजिए कि हम आज के टाइम पर पाकिस्तान से क्यों नहीं लड़ते। समझ में आई बात? वो भिखारी हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, और हमने इतनी बड़ी इमारत बना ली है कि अगर हम उनसे लड़ने जाएंगे तो हमारी इस इमारत को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो बात समझ में आई कि हम युद्ध क्यों टालते हैं। बहुत लोग कहते हैं लड़ दो, लड़ते क्यों नहीं है, हमारी सेना इतनी ताकतवर है फिर भी नहीं लड़ते। अरे सेना ताकतवर है तो देश की सुरक्षा के लिए है, उसे खाई में डालने के लिए नहीं है। बहुत लोग हैं ना जो चिल्लाते रहते हैं कि हर छोटी सी बात पर लड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं होते। अरे युद्ध इतनी आसान चीज नहीं है। युद्ध से सिर्फ एक पक्ष को नुकसान नहीं होगा, दोनों पक्षों को समान नुकसान होता है। किसी को ज्यादा होता है तो किसी को थोड़ा कम, लेकिन होता बहुत है। अब आप जब 12th क्लास में आएंगे तो आप पॉलिटिकल साइंस का जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे शीत युद्ध, तो आपको पता चल जाएगा कि शीत युद्ध ही क्यों बना रहा। दोनों महाशक्तियां इतनी ताकतवर होने के बावजूद भी आपस में क्यों नहीं लड़ी। वो सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा उसको। आगे सुनिए, हम इस बात को जानते हैं कि बहुत से समूहों और हितों की संविधान सभा में समुचित नुमाइंदगी ना हो सकी, लेकिन इस सभा की बहसों से यह बात साफ जाहिर हो जाती है कि संविधान निर्माताओं का नजरिया यथा संभव सबको शामिल करने का था। यह खुलापन इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता परिणामों को अपने स्वार्थों की तुलना पर नहीं बल्कि तर्क बुद्धि की
तुला पर तौल कर परखने के लिए तैयार है। इससे यह भी पता चलता है कि संविधान निर्माता असहमति और विभेद को एक सकारात्मक मूल्य के रूप में देखते थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भारत का संविधान विविधता को अपनी कमजोरी नहीं, विविधता को अपनी ताकत मानता है। चाहे वो भाषा की विविधता हो, चाहे वो धर्म की हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की, भारत ने विविधता को कभी अपनी कमजोरी नहीं माना। ये विविधता ही है कि भारत में रोजगार के बतेरे अवसर हैं, बतेरे अवसर, इतने अवसर कहीं नहीं होंगे। आप यहां देख सकते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज कितनी है हमारे देश में। हमारे देश में कितनी सारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, और ये सिर्फ संभव क्यों हो पाया? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। और अगर भाषाएं भिन्न नहीं होती तो इतनी सारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज होती? सोचो आप। तो विविधता को हमने कभी अपनी कमजोरी माना ही नहीं है। हमने विविधता को अपने देश की सबसे बड़ी ताकत माना है, और उसी विविधता के साथ हम उन विविधताओं को सम्मान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे सुनिए। दूसरे इससे सुलह और समझौते के जज्बे का भी पता चलता है। सुलह और समझौते जैसे शब्द को हमेशा नाकार के भाव से नहीं देखना चाहिए। हर समझौता बुरा नहीं होता। यदि स्वार्थ के वशीभूत होकर किसी मूल्यवान चीज का सौदा कर लिया जाता है तो यह समझौता बुरा है। लेकिन किसी एक मूल्य के थोड़े से सौदे के बदले दूसरा मूल्य हासिल हो और यह सौदा दो बराबरी के लोगों के बीच खुली प्रक्रिया में होता है तो ऐसे समझौते पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। जब मूल्यों के आधार पर समझौता हो तो वो गलत नहीं है, लेकिन जब स्वार्थों के आधार पर समझौता हो तो वो कदापि सही नहीं। जैसे कि बिहार में हुआ, स्वार्थ के लिए वहां समझौते हुए हैं दोनों पार्टियों में, बीजेपी और जेडीयू में स्वार्थ के लिए। नीतीश कुमार पलटू चाचा अगर भाजपा में गए हैं तो अपने स्वार्थ के लिए गए हैं। वो बिहार की जनता के विकास के लिए नहीं गए। वो आरोप लगाते हैं आरजेडी पर कि वो हमें क्रेडिट नहीं देते थे काम का। ये कोई तुक बनता है? आप मुख्यमंत्री हैं और आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा, संभव है? आप बताओ मुझे। नहीं। भारत में ऐसा कोई भी काम हो और उसका मोदी जी को क्रेडिट ना मिले, ऐसा संभव है? नहीं। जैसे देश के लिए मोदी जी है, वैसे राज्य के लिए कौन? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री को क्रेडिट ना मिले, ये संभव है कहीं से? नहीं। तो आपने अपने मूल्यों के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए ये दल बदल किया है। तो अगर यहां पर यही कहा जा रहा है, मूल्यों के बदले में अगर आपको मूल्य मिल रहे हैं, मतलब सिद्धांत आप कुछ सीख रहे हैं उससे, तो आप थोड़े नरमी बरत लें तो दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप अपने स्वार्थ के लिए देश के साथ खिलवाड़ करें, यह कदापि संभव नहीं है। इसको कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा। यही भारत के संविधान की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। समझ में आई बात? ये हमारे मूल्य हैं। हम इस बात का अफसोस कर सकते हैं कि हमारे पास हर चीज होनी चाहिए, परंतु नहीं, फिर भी हर चीज को थोड़ा थोड़ा हासिल कर लेना नैतिक दृष्टि से अंगुली उठाने लायक नहीं है। संविधान सभा इस बात पर अडिग थी कि किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत के बजाय सर्वसम्मति से लिया जाए। यह दृढ़ता अपने आप में प्रशंसनीय है। ये बात बताती है कि हमारे देश के संविधान में जितने भी फैसले हुए अधिकतर वो हुए सर्वसम्मति से। सर्वसम्मति का मतलब सबकी सहमति से, बहुमत के आधार पर हमने फैसले नहीं किए हैं। तो ये बताता है कि हमारे संविधान निर्माता इस बात के लिए दृढ़ थे कि देश में जो भी हो, जो भी कानून बने, उनका सब लोग सम्मान करें। ऐसा ना हो कि कोई उसके खिलाफ हो, खिलाफत वाली बात ना रहे। सर्वसम्मति के साथ चीजें होती हैं जो वो बहुत समय तक चलती हैं, जिसमें आपकी भी सहमति और जिसमें मेरी भी सहमति। जिन चीजों में आपसी सहमति होती है वो चीजें बहुत समय तक चलती हैं, और जिन चीजों में आपसी सहमति नहीं होती वो चीजें कभी नहीं चलती
हैं। ये भी सच है, ये दुनिया का परम सच है और इस परम सच को कोई झुठला नहीं सकता। इस परम सच को तो कोई झुठला नहीं सकता। आगे सुनिए। आलोचना, भारत के संविधान की कुछ आलोचनाएं हैं, इनको भी समझ लेते हैं कि भारत के संविधान की आलोचना किस आधार पर की जाती है और आलोचना होना बहुत जरूरी है। आज की वर्तमान सरकार आलोचना से बहुत घबराती है, लेकिन आलोचना होना बहुत जरूरी है। नेहरू की भी आलोचना होती है, इंदिरा की भी आलोचना होती है, राजीव की भी आलोचना होती है, भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की आलोचना होती है। लेकिन वर्तमान समय के प्रधानमंत्री पर आलोचना कर दो तो आपके ऊपर एनएसए लगा देते हैं, राष्ट्रद्रोह का मामला ये है। तो हम अपने संविधान की भी आलोचना करते हैं। सुनिएगा, भारतीय संविधान कई आलोचनाएं हैं, इनमें से 3 पर यहां संक्षेप में चर्चा की जाएगी। यह संविधान अस्त व्यस्त है। पहली बात, ये आलोचना, ये सवाल, ये हम पर आरोप, हमारे संविधान पर ये आरोप लगाया जाता है, इसमें सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकती है, यह संविधान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। ये 3 आरोप लगाए जाते हैं भारत के संविधान पर। तो आइए समझते हैं इन तीनों को विस्तार पूर्वक संक्षेप में। भारतीय संविधान को अस्त व्यस्त या ढीला ढाला बताया जाता है। इसके पीछे यह धारणा काम करती है कि किसी देश का संविधान एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में मौजूद होना चाहिए, लेकिन यह बात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे देश के लिए भी सच नहीं है, जहां संविधान एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में है। सच बात यह है कि किसी देश का संविधान एक दस्तावेज तो होता ही है, इसमें संवैधानिक हैसियत वाले अन्य दस्तावेजों को भी शामिल किया जाता है। इस तरह इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक वक्तव्य तथा कायदे उस कसे हुए दस्तावेज से बाहर मिले जिसे संविधान कहा जाता है। जहां तक भारत का सवाल है, संविधान हैसियत के ऐसे बहुत से वक्तव्यों, ब्यौरों और कायदों को एक ही दस्तावेज के अंदर समेट लिया गया है। मिसाल के तौर पर बहुत से देशों के संवैधानिक दस्तावेज में चुनाव आयोग या लोक सेवा आयोग के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन भारत के संविधान में ऐसे अनेक प्रावधान मौजूद हैं। तो भारत का संविधान, देखो, आरोप तो कुछ भी लगाया जा सकता है, आरोप लगाने में कोई बड़ी बात नहीं है। आरोप लगने के बाद भी आज वही संविधान 75 साल से इस देश को नेतृत्व प्रदान कर रहा है। तो आरोप तो कोई बात नहीं, आरोप लगना अच्छी बात है। आरोप लगते हैं तो इंसान अपने आप को, अपनी गलतियों को सुधारता है, और हमने भी अपने संविधान में बहुत सारी गलतियां सुधारी हैं। समय के साथ हमने अपने संविधान में बहुत सारे बुनियादी तो नहीं, लेकिन बहुत सारे परिवर्तन किए हैं समय की जरूरत के हिसाब से, और ये होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप समय के साथ अपने आप को परिवर्तित नहीं करते तो आप मिट जाएंगे। आपको समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है, और जिसने अपने आप को परिवर्तित नहीं किया आज वो इस धरती पर नहीं है। ये भी सच है, इस सच को कोई झुठला नहीं सकता। यहां जरूरी है कि हम नुमाइंदगी के 2 हिस्सों में फर्क करें। इसमें एक को हम चाहें तो आवाज कह सकते हैं और दूसरे को राय। नुमाइंदगी में आवाज अपने आप में महत्वपूर्ण है। लोगों की पहचान खुद उनकी जुबान और आवाज से होनी चाहिए, ना कि उनके मालिकों की जुबान और आवाज से। अगर हम इस दृष्टि से विचार करें तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी मौजूद मिलेगी, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य सीमित मताधिकार से चुने गए थे, ना कि सार्वभौमिक मताधिकार से। बहरहाल अगर हम नुमाइंदगी के दूसरे पहलू यानी राय पर गौर करें तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। यह कहना तो खैर
अपने आप में एक अतिशयोक्ति है कि संविधान सभा में हर किस्म की राय रखी गई, लेकिन इसमें सच्चाई का एक पुट जरूर है। यदि हम संविधान सभा में हुई बहसों को पढ़ें तो जाहिर होगा कि सभा में बहुत से मुद्दे उठाए गए और बड़े पैमाने पर राय रखी गई। सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत और सामाजिक सरोकार पर अधिक आधारित मसले ही नहीं बल्कि समाज के विभिन्न तबके के सरोकार और हितों पर आधारित मसले भी उठाए। देखो, अब ये हम तो नहीं कह सकते कि हमारे संविधान का निर्माण सार्वभौमिक आधार पर हुआ है, क्योंकि चुने हुए लोगों ने नहीं किया हमारे संविधान का निर्माण। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि उन लोगों ने किया है जिनका भारत की जनता पर बहुत भरोसा था और भारत की जनता उन पर बहुत भरोसा करती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर सबके विचारों की नुमाइंदगी तो नहीं, लेकिन सबके हितों की नुमाइंदगी करने का विचार जरूर किया गया है। ये बात मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जिन लोगों ने भारत के संविधान को गढ़ा है वो लोग निस्वार्थ भाव से काम कर रहे थे। आज के नेताओं की भांति नहीं कि मेरी पार्टी को फायदा मिलना चाहिए, मेरी पार्टी को फायदा मिलना चाहिए। उनका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं था, उनका संबंध सिर्फ भारत की जनता और भारत के लोकतंत्र से था और उनका किसी से कोई संबंध नहीं था। ठीक है, आगे सुनिए। क्या यह संयोग मात्र है कि आज हर शहर के नुक्कड़ पर हमें हाथ में संविधान लिए अंबेडकर की प्रतिमा मिलती है? या अंबेडकर के प्रति महज सांकेतिक श्रद्धांजलि नहीं, यह प्रतिमा दलितों की इस भावना का इजहार करती है कि संविधान में उनकी अनेक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हुई है। एक अंतिम आलोचना यह है कि भारतीय संविधान एक विदेशी दस्तावेज है। इसका हर अनुच्छेद पश्चिमी संविधान की नकल है और भारतीय जनता के सांस्कृतिक भाव बोध से इसका मेल नहीं बैठता। संविधान सभा में भी बहुत से सदस्यों ने यह बात उठाई थी। इस दृष्टि से भारतीय संविधान अत्यंत भ्रामक है, क्योंकि इस संविधान की सांस्कृतिक और मूल्य परक गति मति भारत की असली जनता और उनके आचार विचार के सांस्कृतिक तथा मूल परक गति मति के अनुकूल नहीं है। यह बात तो मैं सरासर नाकार दूंगा, क्योंकि 75 साल से वही संविधान इस देश का नेतृत्व कर रहा है। तो ये तो मैं नहीं मानूंगा कि भारत का संविधान भारत की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। भारत का संविधान भारत की जरूरतों को पूरा नहीं करता। इस बात को तो मैं सरे से इंकार दूंगा, क्योंकि 75 साल से वही संविधान इस देश का नेतृत्व कर रहा है। अगर उसमें वो खूबियां नहीं होती तो वो इस देश का नेतृत्व नहीं कर पाता। और उसने अपने माध्यम से इस समाज को बहुत कुछ बदला है और बहुत कुछ सुधारा है, और ये सब देख रहे हैं। तो इस बात को मानना कि भारत का संविधान एक नकल का संविधान है, मैं सरे से नाकारता हूं। और ये भी तो सब जानते हैं कि जीवन में हर इंसान कुछ नकल से ही सीखता है। वो माँ के पेट से कुछ सीख कर नहीं आता, वो इस समाज में आता है, लोगों को देखता है और उसके बाद वो अच्छे विचार और बुरे विचारों को सीखता है और थोड़े समय के बाद उसमें अंतर करना भी सीख जाता है। तो समाज ही उसे सिखाता है। तो अगर भारत के संविधान में भी दूसरे देशों के संविधानों से कुछ सीख लेकर अपने में सम्मिलित किया है तो इसे नकल नहीं कहा जाएगा। अगर ये नकल है तो इस ब्रह्मांड में सब नकलची हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने आप में कुछ कर बैठा हो। किसी ने कुछ नया नहीं किया है, सबने कुछ देखकर ही किया है। आगे सुनिए, यह आरोप कितना सच है। यह आरोप कितना सच है, सुनिए। यह बात सच है कि भारतीय संविधान आधुनिक और अशांतः पश्चिमी है, लेकिन इससे यह पूरी तरह विदेशी नहीं हो जाता। पहली बात तो यह है कि अनेक भारतीयों ने चिंतन का न सिर्फ आधुनिक तरीका अपना लिया है बल्कि उसे आत्मसात भी कर लिया है। इन लोगों के लिए पश्चिमीकरण अपनी परंपरा की बुराइयों के विरोध का एक तरीका था। राम मनोहर रॉय से इस प्रवृत्ति की शुरुआत हुई थी और आज भी यह प्रवृत्ति दलितों द्वारा जारी है। वस्तुतः बहुत पहले यानी सन 1841 में ही यह बात जाहिर हो गई थी।
उत्तर भारत के तिरस्कृत और अछूत कहलाने वाले दलित नए कानूनों का इस्तेमाल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाए और इन लोगों ने नई विधि व्यवस्था का सहारा लेकर अपने जमींदारों के खिलाफ मुकदमे दायर किए। इस तरह आधुनिक कानून का सहारा लेकर लोगों ने गरिमा और इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। तो क्या अगर इंसाफ पाना समाज में बुराई है, अपनी संस्कृति को छोड़ना है, तो मैं ऐसी संस्कृति को छोड़ने के लिए तैयार हूं। जो समाज में अत्याचार करती हो, मैं उस संस्कृति के साथ रहना पसंद नहीं करूंगा। जो अपने ही समाज के लोगों के साथ छुआछूत करती हो, मैं उस संस्कृति के साथ रहना पसंद नहीं करूंगा। क्या आप रहना चाहेंगी? तो वही बात है। तो अगर नए संविधान से, नई संस्कृति से कुछ अच्छा किसी ने सिखाया है तो क्या दिक्कत है? हमने भी तो बहुतों को अच्छा सिखाया है ना। हमारा अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें दुनिया ने हमसे ही सीखी है। और अगर हम दुनिया से कुछ सीख रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? पर हाँ, ये बात भी ध्यान रखिए, अपनी चीजों को भूलना नहीं होता, अपनी चीजों को भी याद रखना होता है। अपने भी वस्त्रों को याद रखना होता है कि हमारे वस्त्र क्या है, हमारा भोजन क्या है। हमें अपने वस्त्रों को भूल नहीं जाना चाहिए। हमें अपने वस्त्रों को सिर्फ त्योहार के दिन नहीं पहनना चाहिए, हमें उनको डेली बेसिस में भी पहनना चाहिए। कुर्ते पैजामा को सिर्फ नेताओं का वस्त्र नहीं, इस देश का मूल वस्त्र है वो, और उसे पहनकर हमें गर्व महसूस होना चाहिए, हमें लज्जा महसूस नहीं होनी चाहिए। ये एक बड़ी बात है, इस चीज को हमें खुद समझना चाहिए। हमें किसी से इसकी सीख लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम जिस दिन इस चीज को समझ जाएंगे, हम आगे निकल जाएंगे, हमारी फिर दुनिया से हम कोसों आगे निकल जाएंगे। लेकिन जब तक हम इस चीज को नहीं सीखेंगे तब तक हम आगे नहीं निकल पाएंगे। ये भी सच है। दूसरे, जब पश्चिमी आधुनिकता का स्थानीय संस्कृति व्यवस्था से टकराव हुआ तो एक किस्म की संकर संस्कृति उत्पन्न हुई। यह संकर संस्कृति पश्चिमी आधुनिकता से कुछ लेने और कुछ छोड़ने की रचनात्मक प्रक्रिया का परिणाम थी। ऐसी प्रक्रिया को ना तो पश्चिमी आधुनिकता में ढूंढा जा सकता है और ना ही देसी परंपरा में। पश्चिमी आधुनिकता और देसी सांस्कृतिक व्यवस्था के सहयोग से उत्पन्न इस बहुमुखी परिघटना में वैकल्पिक आधुनिकता का चरित्र है। गैर पश्चिमी मुल्कों में लोगों ने सिर्फ अपने अतीत के आचारों से ही छुटकारा पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने ऊपर थोपी गई पश्चिमी आधुनिकता के एक खास रूप के बंधनों को भी तोड़ना चाहा। इस तरह जब हम अपना संविधान बना रहे थे तो हमारे मन में परंपरागत भारतीय और पश्चिमी मूल्यों के स्वास्थ्य मेल का भाव था। यह संविधान सचेत चयन और अनुकूलन का परिणाम है, ना कि नकल का। समझ में आएगी बात कि भारत का संविधान नकल का परिणाम नहीं है। यह आरोप लगाना भारत के संविधान पर सरासर गलत है कि भारत का संविधान एक नकल का संविधान है। भारत का संविधान भारत की जरूरतों का संविधान है, भारत की इच्छाओं का संविधान है, भारत की संस्कृति का संविधान है, ना कि नकल का संविधान। और जो कहता है उसे अपने अस्तित्व को एक बार फिर से परखना चाहिए कि क्या वो भी नकलची है। ये बात उसे अपने आप से पूछनी चाहिए, क्योंकि समाज में जो व्यक्ति आता है वो समाज से देखकर सुनकर ही सीखता है। तो अगर वो नकलची है तो भारत का संविधान भी नकलची है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम यहां से पढ़ के ही तो सीख रहे हैं ना, हम भी तो किसी और के विचार पढ़ रहे हैं ना, फिर उसके बाद अपना विचार बना रहे हैं। तो इसका मतलब हम भी नकल कर रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हम अपने हिसाब से इसको समझ रहे हैं, ये सच है। ये मूल बात है कि हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हमने सोचा, जो हमारे मन में उसके बाद जो विचार बना वो हमारा विचार है, वो किसी और का विचार नहीं है। हमने जरूर उनसे देखा, उनको देखा, समझा, फिर जब हमने उसे अपने में अमल किया तो हमने उसे अपने आधार पर अमल किया, हमने उनके आधार पर अमल नहीं किया। हमने उनके आधार पर अपने देश में समानता स्वतंत्रता को नहीं रखा है, हमने अपने देश में स्वतंत्रता समानता को रखा है। हमारे देश में जाति के आधार पर भेदभाव होता है और कहीं नहीं होता जाति के आधार पर भेदभाव, कहीं रंग के आधार पर भेदभाव होता है, हमारे देश में रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता। तो सब देशों की
अलग अलग विविधता है और हमने अपनी विविधता के हिसाब से हम अपने संविधान को बनाया है और इसीलिए बनाया है, इसीलिए हम 75 साल से अपने संविधान के अनुसार अपने देश को चला रहे हैं। सीमाएं क्या है भारत के संविधान? इन बातों का यह मतलब नहीं कि भारत का संविधान हर तरह से पूर्ण और त्रुटिहीन है, त्रुटिहीन दस्तावेज है, मतलब गलतियां नहीं है भारत के संविधान। गलतियां हैं तभी तो इतने सारे संशोधन हुए हैं, अगर गलतियां नहीं होती भारत के संविधान में तो इतने संशोधन नहीं होते। त्रुटिहीन दस्तावेज है। जिन सामाजिक परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ उसे देखते हुए यह बात स्वाभाविक है कि इसमें कुछ विवादास्पद मुद्दे रह जाएं, ऐसी बातें बच जाएं जिनके पुनर्वालोकन की जरूरत हो। इस संविधान की बहुत सी ऐसी बातें समय के दबाव में पैदा हुई, फिर भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि इस संविधान की कुछ सीमाएं हैं। अब हम संक्षेप में संविधान की सीमाओं की चर्चा कर लें। पहली बात तो यह कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत केंद्रित है। दूसरे, इसमें लिंगगत न्याय के कुछ महत्वपूर्ण मसलों, खासकर परिवार से जुड़े मुद्दों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है। तीसरे, यह बात स्पष्ट नहीं कि गरीब और विकासशील देशों में कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा बनाने के बजाय उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले खंड में क्यों डाल दिया गया। संविधान की इन सीमाओं के कारण को समझना और दूर करना संभव है, लेकिन यहाँ यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा तर्क यह है कि संविधान की ये सीमाएं इतनी गंभीर नहीं है कि ये संविधान के दर्शन के लिए ही खतरा पैदा कर दे। ऐसा नहीं है, ये सीमाएं है। देखो, गलतियां होना इंसान से ही होगी, गलतियां भगवान से नहीं होगी। अगर हम भगवान होते तो हमसे गलतियां नहीं होती, हमारे समाज में इतने अपराध नहीं होते। अगर हम सच में राम के सिद्धांतों पर चलते तो हमारे देश में अपराध और भ्रष्टाचार नहीं होता। इसका मतलब हम दिखाते कुछ है, करते कुछ है। राम के नाम पर लोगों को लूटा गया, ये भी सच है। ये इसे कोई नहीं कह सकता कि ये झूठ है, बहुत सच है। ये आज भी लूटा जाएगा, लेकिन ये तो नहीं है कि लोगों की श्रद्धा कम हो जाएगी राम पर से। श्रद्धा कम नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए हमें हमारे संविधान पर अपनी श्रद्धा कम नहीं करनी चाहिए। ये भी एक इंसानों के द्वारा बनाया गया दस्तावेज है, तो इसमें कमियां हो सकती हैं, लेकिन हाँ, ये हमारे देश की नींव का आधार है और इस आधार में कोई कमी नहीं है, ये भी सच है। और इसी के साथ ये पुस्तक आपकी समाप्त होती है। मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।